Hey guys, welcome. I'm Advocate रोशनी, practicing advocate in नागपुर, बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर ब्रांच। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिसेंटली चल रहे स्कैम से रिलेटेड है। दिल्ली लीकर स्कैम। यस, ये दिल्ली लीकर स्कैम जो है आज की तारीख में बहुत ही बड़े माहौल पे इन्वेस्टिगेटेड चल रहा है, जिसमें सीएम, दिल्ली के सीएम इन्वॉल्व है, केजरीवाल जी। जी हाँ, लेकिन इस केस से या इस स्कैम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस करने से पहले मैं कुछ चुनिंदा इन्फॉर्मेशंस आपको देना चाहती हूँ जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ईडी, ये जो ईडी है ये क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ और ये किस तरीके से काम करती है। तो देखो, भारत जब आज़ाद हुआ था उसी समय से एक कानून बनाया गया, क्योंकि भारत में बहुत सारा पैसा कहाँ से आ रहा है या कहाँ पे जा रहा है, इस पे निगरानी रखने के लिए उसी समय, आज़ादी के समय से ही एक कानून बनाया गया जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, जिसे हम फेरा के नाम से जानते हैं। ये जो एक्ट है, ये एक्ट सारे मुद्दों पर ध्यान रखता था। फाइनेंशियली कौन सा पैसा भारत में आ रहा है, कौन सा पैसा भारत से जा रहा है, क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है। लेकिन हुआ ये कि कुछ समय बाद भारत के लोग विदेशी स्टॉक एक्सचेंज से लेना देना चालू करने लगे। तो इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए, इसकी पूरी तरीके से जांच करने के लिए एक यूनिट बनाई गई जिसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। ये 1956 में बनाई गई और उसी के बाद कुछ समय के बाद ही इसका नाम बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया, जिसे हम आज की तारीख में ईडी कहते हैं। अब रिसेंटली जो न्यूज़ सामने आ रही है, तो 21 मार्च 2024 को क्या हुआ? 21 मार्च 2024 को ईडी द्वारा अरेस्ट किया गया केजरीवाल जी को। ये था दिल्ली लीकर स्कैम में रिलेशन उनका रखने की वजह से। तो ये जो दिल्ली लीकर स्कैम में केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया, इन्हें 21 मार्च को अरेस्ट कर 22 मार्च को राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रेजेंट किया गया और कोर्ट से परमिशन मांगी गई कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इनकी और 10 दिन की कस्टडी चाहिए, जिसमें कोर्ट ने उनको परमिशन दे भी दी। क्या आप जानते हैं कि ये जो लीकर स्कैम्प है, इस स्कैम्प में केजरीवाल जी पर क्या आरोप लगाए गए जिसकी वजह से उन्हें कस्टडी मिली? तो इनको जो मेन 3 रीज़न थे जिसकी वजह से इनको कस्टडी भी मिली और ये आज की तारीख में अरेस्ट भी है, जो 3 मुद्दे थे वो 3 मुद्दे कुछ इस प्रकार के हैं। जो सबसे पहला आरोप इन पे लगाया गया था वो ये था कि केजरीवाल जी ही दिल्ली के शराब घोटाले में मेन अक्यूज है। उन्होंने ही ये पॉलिसी बनाई है, उन्होंने ही ये नीति बनाई है और साथ ही साथ उन्होंने रिश्वत लेकर जितने भी खास लोग हैं उन लोगों को फेवर दिया है, उन लोगों को सपोर्ट किया है। दूसरा जो रीज़न था इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाने का वो ये था कि इस पूरे घोटाले में आम आदमी पार्टी ने जो पैसा लिया वो पैसा इन्होंने गोवा के कैंपेनिंग में यूज़ किया, जिसमें कि जो विजय नायर है वो इसमें मेन मिडलमैन का काम कर रहे थे। और तीसरा जो मेन आरोप लगा वो ये था कि केजरीवाल जी ही के कविता से मिलकर उन्हें इस नीति के बारे में इन्फॉर्म किया था और उनको इस पॉलिसी में काम करने के लिए भी अप्रोच किया था। और साथ ही साथ कुछ ऐसे कैश ट्रांजैक्शंस थे जो इसके द्वारा हुए गए हैं। तो ये कुछ मेन रीज़न थे, ये कुछ मेन टारगेट्स थे जिसकी वजह से केजरीवाल जी को हिरासत में लिया ईडी ने और इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट से समय भी मांगा, जिसमें कोर्ट सहमत हुई और उन्होंने आज की तारीख में उनको हिरासत में रखकर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन दे दी ईडी को। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो लीकर स्कैम्प है, ये जो दिल्ली लीकर स्कैम्प है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत होती है 2021 से। ये वही पीरियड है जब पेंडेमिक पीरियड चल रहा था, जब ये कोविड का दौर था। तो बात करते हैं उस समय, वैसे भी हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे हमारे पूरे देश में। बहुत सारे स्टेट्स को फंड की ज़रूरत थी, बहुत सारे स्टेट को फंड की नीड पड़ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा कारोबार पूरी तरीके से रुक चुका था और ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं, महीनों महीनों तक बंद भी था। तो इसी दौरान दिल्ली सरकार ने भी अपने फंड को बढ़ाने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन किए
और वो ऑब्जर्वेशन जो थे वो इस प्रकार से थे कि उन्होंने देखा जब पहला लॉकडाउन खुला, यानी 2020 के बाद जब ये पहला लॉकडाउन खुला, तब उन्होंने देखा कि लोग अपनी जान की परवाह किए बिना लीकर शॉप पर भीड़ कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में लीकर परचेस की जा रही है। तब देखो, वैसे तो विचार उनके दिमाग में बहुत कुछ थे, तब उन्होंने सोचा कि हम कुछ पॉलिसीज बनाते हैं इस लीकर शॉप को लेकर। कोई भी गवर्नमेंट सरकार या कोई भी गवर्नमेंट लीकर बेच नहीं सकती, लेकिन हाँ, लीकर पे टैक्स लगाकर वो रेम्युनरेशन जनरेट जरूर कर सकती है। बस यही वो पॉलिसी थी। तो 2021 में उन्होंने ये जो पॉलिसी बनाई उसमें ये जताया गया, ये बताया गया कि ये जो लीकर शॉप होंगे ये पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे। अब हुआ ये कि उन्होंने जितने भी लीकर शॉप होल्डर्स हैं उन लोगों को लाइसेंस प्रोवाइड किया, बदले में अच्छी खासी फीस भी ली, और यही फीस गवर्नमेंट का रेम्युनरेशन बनी, गवर्नमेंट के फंड में आई, और ये पूरी तरीके से स्टेट के फंड में आई। और हुआ ये कि इन्होंने जो पॉलिसी बनाई उसमें ये बनाया कि दिल्ली को टोटल 32 जोन में बांट दिया गया। हर जोन में 27 शॉप खोलने की परमिशन दी। अब और एक बात कि जब ये परमिशन दी गई, उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लाइसेंस होल्डर है वे लोग इस लीकर को अपने प्राइस टैग पर बेच सकते हैं, चाहे तो वो एमआरपी के ऊपर बेचे या फिर वो डिस्काउंट देकर बेचे। ये पूरा का पूरा उन लाइसेंस होल्डर पे डिपेंड करेगा। तो देखो, नॉर्मली इस पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्शन था, यानी इस पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ये था कि जो मार्केट में इस लीकर शॉप को खोलने का या फिर इस परमिशन को देने का जो मेन रीजन थे वो 4 थे। ऐसे 4 मेन रीजन थे जिसकी वजह से ये पॉलिसी को अस्तित्व में लाया गया। ये था कि लीकर के ब्लैक मार्केट को रोका जाए। ये जो अंधाधुंध ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी लीकर को लेकर, वो कहीं ना कहीं स्टॉप किया जाए। दूसरा कि पूरे स्टेट में लीकर को प्रोफेशनली बेचा जाए। और तीसरा कि जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस है उसको प्रॉपर रखा जाए। और चौथा ये कि इससे जो रेम्युनरेशन जनरेट हो उसको इंक्रीज किया जाए, उसको गवर्नमेंट के फंड में लेकर उसका यूज किया जाए। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। अब समझने की कोशिश करते हैं कि एक गवर्नमेंट को, एक स्टेट गवर्नमेंट को लीकर शॉप में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो इसे समझने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि एक स्टेट गवर्नमेंट को 4 प्रकार से रेम्युनरेशन मिलता है, 4 प्रकार से उससे इनकम मिलती है, जिसमें सबसे पहला है स्टेट टैक्स, दूसरा है सेंट्रल टैक्स, तीसरा है सेंट्रल फंड और चौथा है टैक्स फ्री रेम्युनरेशन। देखो, जो मैं पहली बात कर रही हूं स्टेट टैक्स की, वो टोटली डिपेंड करती है स्टेट गवर्नमेंट पे। वो हर प्रोफेशन पे अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगा सकती है, जिसमें पूरा का पूरा फंड सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ इनकम जनरेट करने को मिलता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि कुछ टैक्स फ्री भी करवाती है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे एग्रीकल्चर पे पूरी तरीके से टैक्स फ्री रखा हुआ है। और दूसरी बात कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड होते हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट के ही अकाउंट में आते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करती हूं इनकम की, तो स्टेट गवर्नमेंट को 2 ऐसे प्रोफेशन है जिसमें उन्हें बहुत अच्छा खासा इनकम आता है और वो उनके ही अकाउंट में आता है, जिसमें सबसे पहला है पेट्रोल। देखिए, आप देखते होंगे कि पेट्रोल के भाव हर स्टेट में अलग अलग हैं, क्योंकि हर स्टेट का जो वैट होता है वो अलग अलग है और इसकी पूरी कमाई स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है। वैसे ही लीकर पे भी स्टेट गवर्नमेंट इस लीकर पे जो भी टैक्स लगाता है वो उसके अकाउंट में जाता है। बस हुआ यही कि उन्होंने ये जो इनकम सोर्स है उसको इस तरीके से बनाया, इस पॉलिसी में उन्होंने लीकर प्रॉपर तरीके से प्राइवेटाइजेशन करते हुए इसके ऊपर इनकम जनरेट की। हम मानते हैं, हम सब जानते हैं कि टोबैको, लीकर और ये ग्लैम्बरिंग पे मिलने वाला जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं शीन, मतलब कि पाप की कमाई है। लेकिन अगर हम चाहें तो इससे पैसा कमाकर अच्छे कामों में लगा सकते हैं। बस यही उद्देश्य था दिल्ली सरकार का। किस तरीके से इस इनकम को दिल्ली सरकार ने घोटाले की तरफ लेकर चले गई, इसे समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं।